हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि अभी आप जैसे 10th बोर्ड एग्ज़ाम पास करके आए हो तो बहुत हैप्पी मूड में होंगे आप। 5-6 महीने आपने बड़े मस्ती में निकाले हैं, बहुत मज़े आ रहे होंगे कि चलो हमने साइंस सेक्शन ले लिया, हम कॉमर्स में चले गए हैं, हमने मैथ्स ले लिया, हमने बायो ले लिया। हम कई बार पेरेंट्स ज़बरदस्ती भी दिलाते हैं कि बच्चे के मन नहीं भी होता तब भी उसे कहते हैं भैया मैथ्स बहुत ज़रूरी है, बायो बहुत ज़रूरी है, तो ये काम आएगी तुम्हारे, ज़रूर लो ये सब्जेक्ट। तो मतलब कई बार हम बड़ों के कहने में भी ले लेते हैं, क्योंकि बड़े कह रहे हैं तो भाई अच्छा ही कह रहे होंगे, नेचुरली पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। हमारा पूरा साल लगभग ख़त्म होने वाला है इसी हैप्पी मूड में। लेकिन कभी कभी हम अकेले बैठ के सोचते भी होंगे ना यार, कि कंफ्यूज भी होते होंगे कि व्हाट अबाउट 12th, 12th के बाद आफ्टर 12th क्या होगा मेरा, क्या लेंगे। मैं सब्जेक्ट मैंने ले तो लिया लेकिन मेरा बनेगा क्या। इंजीनियरिंग में जाऊंगा तो इंजीनियरिंग में भाई जाऊंगा या जाऊंगी, जो भी आप में से कंफ्यूज तो रहते ही होंगे इसके लिए कि इंजीनियरिंग में भी कितनी ब्रांचेस हैं, है ना। कम्युनिकेशन ब्रांच भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी है, क्या लेना है मुझे, क्या नहीं समझ नहीं आता, कॉलेज कौन सा लिया जाए, क्या अच्छा रहेगा मेरे लिए, कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच अच्छी रहेगी, और कौन सा कॉलेज ऐसा है भाई जो भाई इंजीनियरिंग में इस वाली जो मैं करना चाहता हूँ उसमें अच्छी प्लेसमेंट देता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। यही बायो वालों का हाल होता है कि मेडिकल लाइन ले तो ली, अब हर कोई डॉक्टर बनना चाहेगा तो भैया कैसे होगा। सारे डॉक्टर के लिए नहीं कर पाते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम का और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। लेकिन हम बनना भी चाहते हैं तो उसके पैरेलल हमारे लिए कौन सा कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए जो बिल्कुल हमें वैसी ही फीलिंग दे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर कोर्स के लिए हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए अन अकेडमी लेके आया है कैरियर क्वेस्ट। 28 और 29 को है कैरियर क्वेस्ट। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं दिमाग में चल रहे हैं कि तो 12th के बाद क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट से कहाँ किस ब्रांच में जाएंगे, क्या होगा, मेरे लिए क्या अच्छा है, गाइडेंस एक बहुत ज़रूरी है कैरियर को लेके। आपको गाइड करने के लिए वहाँ पर काउंसलिंग करने के लिए कैरियर से रिलेटेड बहुत अमेजिंग पर्सन्स जो अपने फील्ड के माने जाने पर्सन्स हैं वो आएंगे और आपको बताएंगे उनके बारे में कि आपके उसके उस फील्ड के क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं। आप मतलब अच्छे से सोच पाओगे उसको लेकर कि आपको लेना चाहिए कि क्या करना चाहिए, गाइडेंस मिलेगी प्रॉपर। और तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपके चार्जेस नहीं है कि आप सोच रहे हो कि लो एक और खर्चा, पेरेंट्स भी सोचेंगे एक और खर्चा इसके लिए। नो नो एक्सपेंडिचर इज़ देयर, नो कॉस्टिंग इज़ देयर। 28 29 को आपको 10 बजे से 5 बजे तक आप आराम से उसे ज्वाइन कर सकते हो और अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में अच्छी गाइडेंस आपको आप ले सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो नए अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं, जिन्हें हमारे बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम संध्या राय है और मैं एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन मोर देन 25 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो चला है, जिसमें मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे और बहुत पोस्ट पर रहकर भी देखा है। एज एन एचओडी भी रही हूँ, एएचई की तरह चेकिंग वर्क भी किया है बोर्ड कॉपीज़ का। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने कंडक्ट करने के लिए भी एक एक्स एग्जामिनर की फॉर्म में भी गई हूँ, इंटरनल तो कराया ही है कई बार। सीनियर कोऑर्डिनेटर भी रह चुकी हूँ अपनी ब्रांच की। तो बहुत साल हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि इस डीएसएल क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, आपके साथ बांटूँ, एंड जिससे बहुत सारे मतलब एक ओपन ब्रांच है ये डीएसएल क्लासेस। मैंने क्यों खोला, चैनल क्यों मैंने किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ओपनली किसी केस में ना रह के मैं अपने आराम से सब बच्चों को अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर पाऊँ।
और आप देख ही रहे होगे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं मोर देन अबाउट 13K हो चुके हैं। तो हमारी टीम अब इस पर वर्क कर रही है। अब हमने 10th के साइंस की ब्रांच भी खोल दी है इसी चैनल पर, 10th साइंस का, एंड 11th भी, हम 11th-12th केमिस्ट्री तो चल ही रहा था, प्लस फिज़िक्स के बारे में भी, फिज़िक्स भी आने वाला है आपका पार्ट यहाँ पर। एंड मे बी हम इस साल से हम कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी पार्ट भी खोल दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। और मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपसे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करूँगी। तो बेटा इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो दूसरे टाइप की सेल है। पहले टाइप की सेल क्या थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं बैटरी में और उन्हें हम अलग अलग एपरेटर्स में हम उनका फ्लो लेकर हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अपनी रन कराते हैं। इसका उल्टा चलेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जहाँ पर हम करंट पास करेंगे सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें होगा, एंड हम जो प्रोसेस डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा वहाँ पर, और आयंस जो हैं वो ब्रेक होने के बाद कैथोड एनोड पर जाकर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देंगे। दैट टाइप ऑफ सेल इन विच द इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें बाय द यूजिंग ऑफ करंट, फ्लोइंग ऑफ करंट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इस सेल को हम इसकी तीन एप्लीकेशन है अलग अलग टाइप से, जिसमें से दो लगभग सेम हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में, जब हमें हाई क्वालिटी का मेटल का प्यूरिफिकेशन करना होता है, और हर मेटल को हम सेम मेथड से नहीं कर पाते हैं। जो हाईली एक्टिव मेटल्स हैं उनका प्यूरिफिकेशन हम किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से करते हैं। या फिर हमें कोई ऐसा आर्टिकल है जिसको रस्टिंग वगैरह से प्रिवेंट करना है, उससे अच्छी शाइन देनी है, उसके ऊपर कोई और प्लेटिंग करनी है रस्टिंग से बचाने के लिए, जैसे आयरन के ऊपर जिंक की प्लेटिंग की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एनोडाइजेशन या गैल्वेनाइजेशन। एंड तीसरा पार्ट है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करके जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं उसको आयंस की फॉर्म में करंट पास करके, और फिर उनके प्रोडक्ट हमें मिलते हैं कैथोड और एनोड पर, हम उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज हम उन कुछ कंपाउंड का हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से ही उनका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं उनसे, जैसे सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, ये सब आपको जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस से ही मिलते हैं। तो अब हम इनमें से वन बाय वन इन पार्ट्स को देखेंगे कि कैसे ये होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह। तो पहला मैं ले रही हूँ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल या गैल्वेनाइजेशन। कैसे किया जाता है? दोनों लगभग सेम प्रोसेस है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिए हैं। मेटल का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? जो इम्प्योर मेटल है उसे हम पॉजिटिव प्लेट बनाते हैं, उसे हम सप्लाई पर रखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और जो इम्प्योर मेटल, जो प्योर मेटल की एक उसी मेटल की प्योर रॉड लेते हैं और उसे हम नेगेटिव प्लेट से जोड़ते हैं, उसे नेगेटिव प्लेट बनाते हैं, ठीक है। और जिस मेटल का हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं उसी का एक सॉल्ट हम इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में यहाँ पर इनके अक्रॉस फिल कर देते हैं। अब जब यहाँ हम करंट पास करेंगे, एक सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ से जैसे मैंने एग्जांपल कॉपर का लिया है प्यूरिफिकेशन का, तो कॉपर मेटल कॉपर आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा, और कॉपर आयन यहाँ से अट्रैक्ट होकर नेगेटिव प्लेट पर जाकर उनका होगा रिडक्शन, और यहीं पर इस रॉड पर आकर वो इकट्ठे होते रहेंगे। धीरे धीरे यहाँ से सारा कॉपर निकल के इम्प्योर रॉड से निकल के प्योर कॉपर पर इकट्ठा हो जाता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ नीचे सेटल हो जाती हैं, जिन्हें हम एनोड मड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये रॉड हम वन बाय वन रिप्लेस करते रहेंगे, और यहाँ हमें प्योर मेटल इकट्ठा होता हुआ कैथोड पर मिलता रहेगा। तो इस टाइप से हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से प्यूरिफिकेशन करते हैं मेटल्स का। यहाँ पर यदि हम यहाँ एक इलेक्ट्रोड हम आयरन का लगा दें,
तो सेम प्रोसेस ऐसे ही चलेगा और उस आयरन के आर्टिकल के ऊपर धीरे धीरे कॉपर की प्लेटिंग हो जाएगी। इसी टाइप से हम जिंक की, निकल की प्लेटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, जिसे हम एनोडाइजेशन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्योर कॉपर मैंने लिया था प्यूरिफिकेशन में, उसकी जगह वो आर्टिकल हैंग करना होता है जिसके ऊपर आपको कोटिंग करानी है। और जिसकी कोटिंग करानी है उसे आप पॉजिटिव टर्मिनल रखोगे, जिसके ऊपर करानी है उसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। और इलेक्ट्रोलाइट उसी का होगा जिसकी प्लेटिंग हमें चाहिए, ताकि फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ आयंस जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल या गैल्वेनाइजेशन, जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पर ही बेस्ड है। नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रोलिसिस एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उसके बात करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है कंपाउंड में, प्रोडक्ट में। पहला मैं मेथड ले रही हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। यदि हम NaCl को मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लेकर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते, देन हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो जैसे ये सेटअप आप देख रहे हो कि बीच में सॉल्ट ब्रिज है, एक साइड हमने इनर्ट, दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट लगाए हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो हमने मोल्टन NaCl लिया है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि मोल्टन NaCl है, NaCl इन वाटर नहीं है। यदि NaCl इन वाटर होगा तो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे, वो हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर लिया है NaCl को लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जैसे ही आप करंट पास करेंगे, और यहाँ इलेक्ट्रोड जो लिए वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड रहता है। On passing the current, what will happen? Sodium ions will move to the cathode and chloride ion will move to the anode, and वहाँ क्लोराइड आयंस का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और सोडियम आयन का होगा रिडक्शन, और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा सोडियम मेटल, और यहाँ मिल जाएगा क्लोरीन गैस। तो इस टाइप से हमें NaCl दो पार्ट्स में डिवाइड होकर, कैटायन और एनायन में डिवाइड होने के बाद हमें कैथोड पर सोडियम मेटल की फॉर्म में और क्लोरीन गैस हमें एनोड पर मिल जाएगी। तो सोडियम मेटल बनाने का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड यही है NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना, क्योंकि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो वो हम किसी मतलब नॉर्मल कार्बन इलेक्ट्रोड को या किसी और इलेक्ट्रोड को भी नहीं ले सकते, हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेना पड़ता है, नहीं तो सोडियम हर इलेक्ट्रोड से रिएक्शन कर लेगा। तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस के मेन जो है वो प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं वो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसमें, हाइड्रोजन मिलेगी, सोडियम मिलेगा मेटल, एंड क्लोरीन मिलेगी गैस इसके ऊपर एनोड पर, और कैथोड पर मिलेगा हमें जो सोडियम मेटल मिलेगा। तो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जो हमें NaCl के मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिसिस के बाद मिले। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड टाइप की सेल पर, जिसमें हमने लिया है NaCl इन एक्वस सॉल्यूशन। यदि हम NaCl को एक्वस फॉर्म में लेकर फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मीन्स वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद NaCl को हमने क्या किया, उसमें करंट पास की, और फिर हमने चेक किया कि हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ तो लगेगा आपको कि सेम ही प्रोडक्ट आएंगे, एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मोल्टन की जगह बस क्या किया है, पानी तो लिया है। नहीं भाई, NaCl में Na आयन और Cl आयन तो बनेंगे ही, प्लस साथ साथ वाटर जो है वो भी इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसका भी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, एंड वो भी H आयन और OH आयन में ब्रेक हो जाएगा। अब हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस हो गए, सोडियम आयन और H आयन, एंड दो नेगेटिव आयंस हो गए, क्लोराइड आयन एंड OH आयन सॉल्यूशन में हैं। अब उनमें होगी रेस, उनमें से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाइज जल्दी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो जाएगा उसका हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट में जो हमें प्रोडक्ट्स वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस पर हमें क्या मिलने वाला है वो हम कैसे निकालते हैं, वो कैसे पता लगाते हैं। तो E कैथोड, E माइनस E एनोड करके आप फिजिबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो सेल की।
तो भाई यहाँ पर हो गई प्रोडक्ट चेंज। अब हमें मिलेगा क्लोरीन गैस तो मिलेगी एनोड पर, लेकिन सोडियम मेटल नहीं मिलेगा यहाँ पर कैथोड पर, या इसकी जगह हमें मिलने वाली है हाइड्रोजन गैस, जिसे हम पॉप साउंड से टेस्ट भी कर सकते हैं। अब Na आयंस, Na पॉजिटिव आयंस एंड OH आयन रह गए सॉल्यूशन में, जिससे हमें मिल जाएगा NaOH का सॉल्यूशन। तो यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में लेते ही हमारे प्रोडक्ट हो गए चेंज। एक्वस सॉल्यूशन बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लोरीन मिल रही है हमें, हालांकि कम मिलती है लेकिन फिर भी मिलेगी एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस हमें दिखाई देगी कैथोड पर बबल आउट होते हुए। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर 3 प्रोडक्ट डिफरेंट मिलने वाले हैं। जैसे ही हमने NaCl को मोल्टन फॉर्म से एक्वस फॉर्म में लिया तो हमारे प्रोडक्ट भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एंड वो जो चेंज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अगेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है और किसका कम है, किसको जल्दी ऑक्सीडाइज होना है, किसकी नेचर ऑक्सीडेशन की फास्ट है और किसकी रिडक्शन की नेचर फास्ट है। उससे कंपैरिजन करके हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बदल जाते हैं। तो एक्वस और मोल्टन स्टेट में दोनों में ही चेंजेस मिलेंगे आपको। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोडक्ट भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ा प्रैक्टिस करिए। और वैसे मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन के। दे आर डिफरेंट एंड बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं, और लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह का ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे उस पार्ट को कि रिडॉक्स रिएक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और आपका यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो मेरे साथ। एंड या टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, DSL क्लासेस के नाम से ही है, DSL क्लासेस 24। एंड हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर ज़रूर करना है और बच्चों से, एंड लाइक अभी कर दीजिए साथ के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ रिडॉक्स रिएक्शन के। टिल देन बाय एवरीवन।